तो हम लोग लास्ट क्लास में रेसिस्टेंस स्विचिंग पढ़ने से पहले हम लोग जो बात किए वो रेस ट्रैकिंग वोल्टेज के बारे में, उसके एक्सप्रेशन के बारे में, और रेट ऑफ राइज ऑफ रेस ट्रैकिंग वोल्टेज यानी कि RRRV। ओके, उसके बारे में हम लोग बात है ना, RRRV उसके बारे में बात की। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे बात की कि उसका एक्सप्रेशन, उसमें मैक्सिमम उसका वैल्यू क्या होगा, कब होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, कब कब मैक्सिमम हो रहा है, कब कब मिनिमम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो सॉरी कब कब मैक्सिमम हो रहा है, वो सारा हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग अगर रेसिस्टेंस स्विचिंग बात करें यानी कि रेसिस्टेंस के साथ स्विच करना, आप यहाँ देख रहे हैं सर्किट। ओके, इसके पहले जब ये नहीं था तब तो यही सिंपल सर्किट था और ये फीडर लाइन था, यहाँ पे फॉल्ट आया और ये फॉल्ट आने के साथ जो है ये सर्किट ब्रेकर के साथ हम लोग सर्किट को क्या कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे। लास्ट तो वही एक्सप्रेशन निकाले। जो गर्मी लगता है ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सिंपल रेसिस्टेंस स्विचिंग। रेसिस्टेंस स्विचिंग में जो है रेसिस्टेंस के थ्रू स्विच करना है ना, रेसिस्टेंस के थ्रू स्विच करना। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करना। इस रेसिस्टेंस के साथ हम एक स्फीयर गैप बनाएंगे। स्फीयर गैप यानी कि दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है और सर्टेन डिस्टेंस के साथ बना हुआ। अब सोचो अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में करंट फ्लो करेगा नहीं, अगर स्पेस होगा तो करंट फ्लो कर सकता है या नहीं फ्लो कर सकता है, टेल मी। सबसे पहले अगर दो इलेक्ट्रोड है, ओके, दो इलेक्ट्रोड के बीच में स्पेस है तो करंट फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, बस, और कोई नहीं भाई, कर सकता है। बताइए, जो ही बता रहे हैं कर सकता है, कब करेगा, है ना, बताओ एनीवन। सागर, आरती, सुभाष, अंकेश, राहुल, गुलशन, अभय, बताओ कब करेगा, करंट किस कंडीशन में फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा? बहुत नजदीक होगा तो कर सकता है, बताओ कब करेगा? आयनाइजेशन, कैपेसिटेंस, और सबका जवाब आना चाहिए जो लिखे हैं। आरती, सुभाष, कैपेसिटेंस, आयनाइजेशन, कैसे आयनाइजेशन हो जाएगा? बेसिक कारण बताओ, बेसिक आयनाइजेशन कैसे होगा? सही है ट्रैक, और पीछे जाओ, जोड़ो उसको। हाई वोल्टेज रहेगा तब, हाई वोल्टेज रहेगा तभी होगा, और कुछ कारण हो सकता है गैस का, हाई वोल्टेज सेपरेशन। पोटेंशियल ग्रेडियंट, सिंपल ओवरऑल हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं, नॉट ओनली वोल्टेज। ओके, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं। बट पोटेंशियल ग्रेडियंट हाई होगा तो कितना हाई, ओके, अब वोल्टेज भी हाई होगा तो कितना ज्यादा हाई, कितना ज्यादा हाई, टेल मी एनीवन। हाँ, कैपेसिटी इफेक्ट सही है, ओके, कितना ज्यादा हाई, ब्रेक डाउन, वेरी गुड आरती, है ना, उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए। जो दो कॉन्टेक्ट है, ये जो दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में करंट तभी फ्लो कर सकता है जब दो इलेक्ट्रोड जो है जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम, वो इंसुलेटिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से वोल्टेज, ओके, जैसे ही ज्यादा हुआ यानी कि उसके अपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हुआ, वेरी गुड, है ना, तो वैसे ही उसके बीच में करंट फ्लो कर सकता है आफ्टर आयोनाइजेशन, दैट इज द आर्क। नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहे हैं, ओके, जब इन दोनों कॉन्टेक्ट के, ये जो सर्किट ब्रेकर है, इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में एक रेसिस्टेंस दी और इस रेसिस्टेंस के साथ दो स्फीयर गैप दी। स्फीयर गैप मतलब कि स्फेरिकल है शेप उसका और दोनों के बीच में गैप है ना, यानी कि व्हेन ए रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में एक रेसिस्टेंस दे रहे हैं, ओके, तो इसी को हम लोग कर रहे हैं रेसिस्टेंस स्विचिंग। बट अभी इसका कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हुआ। हम लोग जो पढ़े कि रेस ट्रैकिंग वोल्टेज की वैल्यू का हाई होने के कारण जो है आर्क पुनः स्ट्राइक कर सकता है ना, हम लोग ये पढ़े ना,
कि ये जो दो कॉन्टेक्ट है, इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो भी आपका आर्क बन रहा है, ओके, ये जो भी आर्क बन रहा है, अगर हम एक बार आर्क इंटरप्ट कर दिए और आर्क इंटरप्ट करते समय जो भी रेस ट्रैकिंग वोल्टेज के बढ़ने का रेट था या जो रेस ट्रैकिंग वोल्टेज का वैल्यू था, अगर उस रेस ट्रैकिंग वोल्टेज का वैल्यू उसके डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा तो आर्क क्या होगा, पुनः स्ट्रैक करेगा। हाँ, पुनः स्ट्रैक करेगा यानी कि पुनः आर्क बन जाएगा। या आर भी जो आपका होगा उसका रेट अगर डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बढ़ने के रेट से ज्यादा होगा तो पुनः आपका क्या होगा, आर्क बन जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस स्विचिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। रेसिस्टेंस स्विचिंग इज मेनली यूज्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज। गॉट इट। रीस्टैकिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए या रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए या ट्रांजिएंट ऑसिलेशन जो ऑसिलेटरी मैग्नीट्यूड है, ओके, उस ऑसिलेशन की सिवियरिटी है ना, उसको कम करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम, मैंने क्या बोला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रीस्टैकिंग वोल्टेज, टू रिड्यूस द RRRV, टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द ट्रांजिएंट ऑसिलेशन, ये सारे को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस स्विचिंग। तो रेसिस्टेंस स्विचिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एक रेसिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, ओके, अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर थ्रू द स्फीयर गैप। ओके, एक रेसिस्टेंस को जोड़े थ्रू द अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर थ्रू द स्फीयर गैप, ओके, जस्ट टू रिड्यूस द रीस्टैकिंग वोल्टेज, just to reduce the RRRV, just to reduce the transient oscillation severity। ओके, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस स्विचिंग। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन द रेसिस्टेंस स्विचिंग जो है, रेसिस्टेंस आपका इसके पैरेलल में दिख रहा है आपको, है ना, कि जो भी आपका है सर्किट ब्रेकर के जैसे फॉल्ट हुआ तो यानी कि दोनों आर्क के बीच में ये आर्क बना आपका, ये आर्क के पैरेलल में आपका ये रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ थ्रू द स्फीयर कैप, जुड़ा हुआ नहीं, जब थ्रू द स्फीयर कैप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीस्टैकिंग वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये आपका जो है इसके क्रॉस रीस्टैकिंग वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा, आएगा, जिसमें आर्क आपका बना हुआ है। ओके, आर्क को हम इंटरप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, रीस्टैकिंग वोल्टेज हट, रीस्टैकिंग वोल्टेज द वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, अक्रॉस द कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, ओके, जिससे हम लोग आर्क को इंटरप्ट करें उस समय का वोल्टेज, आर्क को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं उस समय का वोल्टेज उसके क्रॉस आर्क वोल्टेज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्क को इंटरप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं उस समय जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज रीस्टैकिंग वोल्टेज। ओके, आर्क बना हुआ है तो रीस्टैकिंग वोल्टेज का वैल्यू हाई है, तो जब ये बना हुआ है तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक जो होगा वही वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक होगा। तो रीस्टैकिंग वोल्टेज का हाई जो है ये जिस मीडियम में ये होगा उसी मीडियम तो ये होगा ना, टेल मी, उसी मीडियम में ये होगा। तो जब इसको इसके डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा इसका वैल्यू होगा तभी तो आर्क बना हुआ है ना, उसी कारण से यहाँ पे इसके बीच में जो आपका इंसुलेटिंग मीडियम होगा उससे भी ज्यादा जब रीस्टैकिंग वोल्टेज होगा तो इसके बीच का भी आयन क्या हो जाएगा, इसके बीच का भी आपका पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि वो दोनों कॉन्टेक्ट जो है उसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करने लगेगा तो यहाँ पे ये जो आपका फिक्स कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये जो करंट टोटल करंट इधर जा रहा था, अब इसी का कुछ पार्ट अब कहाँ जाएगा, ये जो आपका टोटल करंट आई था पहले जब ये नहीं था, है ना, जब ये नहीं था तो टोटल का करंट आपका आई इक्वल टू आई इधर जा रहा था। अब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट जो है इधर और कुछ पार्ट इधर चला गया। गॉट इट। कुछ पार्ट आपका इधर चला गया और कुछ पार्ट इधर चला गया। पता चला ये पहले स्फीयर गैप कैसे कनेक्ट हुआ, स्फीयर गैप इसलिए कनेक्ट हुआ बिकॉज वहां पे रीस्टैकिंग वोल्टेज यानी कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सफिशिएंट था इस स्फीयर गैप के बीच में जो पार्टिकल्स है उसको आयोनाइज करने के बाद, आयोनाइज करने। ओके, तो आयोनाइज करने के बाद जो है सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, तो करंट इधर से फ्लो करने लगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो करंट के वैल्यू को ये क्या कर दिया, ओके, यानी कि आर्क करंट जो है वो रेसिस्टेंस के थ्रू ही फ्लो करने लगा। जब रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करने लगा तो आर्क करंट के वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा। जब आर्क करंट का वैल्यू घटाएगा यानी कि
वहां पे आर्क का रेसिस्टेंस क्या होगा, जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज तो हमारा वही रह गया, तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। V इक्वल टू आई आर, आई हमारा घट गया तो आर हमारा बढ़ेगा। तो अगर हमारा रेसिस्टेंस बढ़ गया, ओके, तो रेसिस्टेंस बढ़ा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो वहां पे क्या होगा, सिंपल टेल में, है ना। वहां पे अगर आपका ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, तो कंटिन्यू जो रहेगा तो वहां पे करंट जो है इस शंट रेसिस्टेंस के थ्रू जो है ये आपके इधर से बढ़ रहा है, ओके, और यहाँ तो रेसिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और करंट घटते जा रहा है। तो करंट घटते जा रहा है तो एक समय आएगा कि आर्क करंट घटते जाएगा और आर्क करंट के घटने के कारण जो है रेस ट्रैकिंग वोल्टेज और आर 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 भी का वैल्यू भी घट जाएगा। गॉट इट। पहले हम लोग घटाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको इंटरप्ट करने के लिए। इंटरप्ट करने के लिए तो हमारा सर्किट ब्रेकर है ही, है ना। तो रेसिस्टेंस स्विचिंग का फंक्शन यहाँ पे हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ओके। रेसिस्टेंस स्विचिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के क्रॉस एक रेसिस्टेंस जोड़ रहे हैं पैरेलल में थ्रू द स्फीयर गैप, और ये स्फीयर गैप जो है वो उसके बीच का जो पार्टिकल्स होगा वो आयोनाइज होगा। जब आयोनाइज होगा तो ये रेसिस्टेंस एक शंट पाथ बनाएगा। ये शंट पाथ बनाया यानी कि ये जो टोटल करंट इसके थ्रू जा रहा था, अब वो करंट का कुछ पार्ट इधर जाएगा, यानी कि इधर करंट आपका घट गया। करंट घट गया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट आपका जो है आर घटेगा। ये करंट घटा, ये रेसिस्टेंस बढ़ा, तो ये रेसिस्टेंस बढ़ा तो करंट फिर घटेगा। तो करंट फिर घटेगा तो यहाँ पे करंट घटेगा यानी कि करंट इधर ही अब ज्यादा बढ़ेगा। करंट तो टोटल आना ही आना है ना, करंट आना है। अगर इधर करंट घटते जा रहा है तो इधर आपका क्या होगा, करंट बढ़ेगा। जब इधर करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट घटने के कारण जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रेस ट्रैकिंग वोल्टेज वो आपका क्या होगा, आर के करंट के घटने के कारण रेस ट्रैकिंग वोल्टेज भी घटेगा, आर 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 भी घटेगा, ओके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस स्विचिंग जो है दे प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जस्ट टू इंटरप्ट द लो इंडक्टिव करंट। इसको हाई इंडक्टिव करंट में इस्तेमाल नहीं करते सबसे पहले, यानी कि लो करंट, लो कैपेसिटिव करंट, लो इंडक्टिव करंट में ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट आएगा, जैसे ही फॉल्ट आया तो फॉल्ट होने के बाद जो है यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जैसे ही फॉल्ट आया ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ओके, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज, है ना। हाई वोल्टेज के कारण ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अभी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा थ्रू द स्फीयर गैप। आर बढ़ेगा तो आर भी कम नहीं, आर बढ़ेगा तो आर भी कम नहीं, करंट घटेगा तब आर भी कम। आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा और करंट के घटने के कारण फिर आर भी आपका घटेगा। आर बढ़ेगा तो आर भी नहीं, है ना। आर बढ़ेगा, करंट घटेगा, करंट के घटने के कारण फिर आर भी आपका। आप एक्सप्रेशन जाके देखिए रेस ट्रैकिंग वोल्टेज का, ओके, रेस ट्रैकिंग वोल्टेज के एक्सप्रेशन आपको पता चल जाएगा, ओके। ये हमारा रेसिस्टेंस स्विचिंग था। अब इस रेसिस्टेंस स्विचिंग का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ओके। मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल इसके थ्रू करंट आई, इसके क्रॉस वोल्टेज VC जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो इसके थ्रू करंट IR नहीं, अफकोर्स फॉल्ट हुआ, ये तो हमारा ओपन होगा बट ये क्लोज होगा तो करंट अब इधर से फ्लो करेगा नहीं, ये इसके थ्रू करंट IC। देखो सर्किट आपको दिख रहा है, जब फॉल्ट हो रहा है ना, जब फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट होगा तो उस समय जो है जैसे ही फॉल्ट हुआ, ओके, ये स्फीयर गैप ऑन होगा, इसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा फॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर ट्रैक करेगा ओपन होने का, यहाँ पे जो फॉल्ट हुआ तो ये इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। हम लोग लिख सकते हैं। अब सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा, है ना। सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ओपन हो जाएगा, ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज है वो भी घट गया। तो जब ये भी वोल्टेज घट गया, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू भी करंट आपका जो है
ये जो आपका टोटल इसके थ्रू करंट फ्लो करते रहेगा, है ना। ये करंट इधर चला गया, लेकिन अब ये जो करंट है यहाँ आई और यहाँ आई सी रह गया। ओके, यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहे माइनस प्लस करके माइनस ई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस इसका क्या लिखेंगे 1/c, या हम लिख सकते हैं वी सी लिख दो यहाँ पे सिंपल, वी सी इक्वल टू, और ये आई जो है ये आई इक्वल टू आई आर प्लस आई लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ फॉल्ट हुआ ना, ओके, ये आई आर है, एक आई सी इधर और ये आई आर इधर, लिख सकते हैं। कोई रिप्लाई नहीं समझ आ रहा है। यस सर, ओके ओके, तो ये आई इक्वल टू आई आर प्लस आई सी हो गया। अब यहाँ पे आई सी जो है ये सी वी सी आई डी टी है ना, इसको मैं लिख दी। ओके, और आई आर जो है आई आर, यही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा ना, ये जो वोल्टेज है ये वी सी, ये इसका एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाते उठाते हम यहाँ चला, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, है ना। हम लोग लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू वी सी बाई आर, लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए माइनस ई प्लस एल आई आर प्लस आई सी प्लस वी सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। माइनस ई प्लस एल डी आई आर को क्या लिख दिए वी सी बाई आर डी टी प्लस एल, आई सी को क्या लिख दिए, डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है, आई सी को लिखिए सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो। ओके, तो माइनस ई प्लस ये आर बच गया एल बाई आर डी वी सी बाई डी टी प्लस एल सी डी टू वी सी बाई डी टी टू प्लस वी सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ई को इधर भेज देते हैं, लिख सकते हैं। सर्किट अब मिटा दूं मैं, तो दिक्कत नहीं सर्किट में। तो यहाँ पे जो है इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल लो हम लोग वीसी का वैल्यू निकालने के लिए, अब तो यहाँ पे दिखेगा अभी, है ना। ओके, तो एल बाई आर ये क्या हो जाएगा एस डी सी एस प्लस इसको क्या लिखेंगे हम लोग एल सी एस स्क्वायर वी सी एस प्लस वी सी एस। जिस तरह से मैं इंस्टेंटेनियसली इसको कांस्टेंट माने थे, तो कांस्टेंट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा ई वाई एस, लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो मिटा दूँ, अब मिटा दूँ, ना इसे VCS कॉमन ले ली, एल बाई आर एस प्लस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 ई वाई एस। ओके, VCS या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ई वाई एस, एस इससे एल सी कॉमन ले ली, जब एल सी कॉमन लेंगे इससे एस स्क्वायर इसका बचा, इससे जब एल सी कॉमन लेंगे तो एल तो हम लोग कॉमन लिए हुए हैं, तो ये हो गया प्लस 1 बाई आर सी एस प्लस 1 बाई एल सी, तो वो लिख सकते हैं। ये पूरा का पार्ट जो है उठा के मैं नीचे कर दिया।
एल सी कॉमन ले लीजिए, देख सकते हैं हम लोग, जस्ट टेल मी, देख सकते हैं ना। ओके, इस एल सी को उठा के ऊपर दीजिए, देख सकते हैं। ओके नाउ, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा, फॉर नो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन, किसी तरह का ऑसिलेशंस नहीं हो, किसी तरह का ऑसिलेशंस नहीं हो, उसके लिए जो है जो रूट्स होना चाहिए इक्वेशन का वो रियल होना चाहिए। आपको याद होगा कि इमेजिनरी रूट्स आएगा तभी वहां पे ऑसिलेशंस होता है। ओके, ऑसिलेशंस होने का कारण क्या है? ओके, वहां पे इमेजिनरी रूट्स होना, इमेजिनरी रूट्स होगा तभी ऑसिलेशंस होगा। आप कंट्रोल सिस्टम में भी इसको पढ़ेंगे आगे जाके। ओके, आगे जाके कंट्रोल सिस्टम आपको ये पढ़ना है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में शायद अभी नहीं पढ़ना, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना। ओके, ऑसिलेशन पॉसिबल है जब रूट्स हमारा इमेजिनरी होगा तब। अगर रूट्स रियल हुआ तब ऑसिलेशंस नहीं होगा। तो हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, ऑसिलेशंस को कम करना है, ऑसिलेशंस को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए रूट्स इसका जो है रियल होना चाहिए, और रियल रूट्स के लिए जो है आपका इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए डी, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल ऑफ यू नो डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक पढ़ा है ना भाई, है ना। तो फॉर नो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन इसका रूट्स रियल होना चाहिए, एंड फॉर रियल रूट्स इसका जो डी होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा रूट्स रियल और इक्वल या अनइक्वल होगा, है ना। तो डी यानी कि व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहा तो बी स्क्वायर यानी कि 1/RC का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1। ओके, ये तो हमारा इज इक्वल टू 0 ही है ना, इसको छोड़ दिए, सिर्फ इसको देख रहे इंटू 1/LC इक्वल टू हट 0, है ना। तो सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1/R स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4/LC, सी कैंसिल हो गया आपका, तो आर स्क्वायर इधर चला गया, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, L/C 1/4 L/C हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर सी स्क्वायर लेस सी तो कैंसिल ही हो गया हमारा, तो आर स्क्वायर सी इधर और ये इधर L/4 लिख सकते हैं हम लोग। सी और ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू L/C यानी कि आर लेस देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट L/C, गॉट इट, दिस वन, है ना। तो आर लेस देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट L/C। अब ये जो हमारा आया, ओके, यही इसमें जो है ये आर जो इक्वलिटी साइन है, आर इक्वल टू 1/2, याद रखना होगा फार्मूला आपको, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ये आर का वो वैल्यू है जो बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस नहीं हो। ओके, यानी कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, इससे कम होगा जब लेस देन होगा, इस वैल्यू से कम होगा अगर रेसिस्टेंस, तब ट्रांजिएंट ऑसिलेशन होगा। सॉरी, जब कम होगा तो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन नहीं होगा, जब ज्यादा होगा तो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन होगा, क्योंकि जैसे ही आर ज्यादा हो गया तो आर ये जो आपका कंडीशन है वो आपका फॉलो नहीं होगा, ये नहीं होगा फॉलो होगा, तो ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा, रूट्स आपका क्या होगा, रियल नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, न्यूमेरिकल में भी जानना है आपको, अगर ट्रांजिएंट ऑसिलेशन होना है तो इस आर का वैल्यू जो है 1/2 अंडर रूट L/C से बड़ा होना चाहिए, है ना, आर ग्रेटर देन 1/2 अंडर रूट L/C। और अगर आपको ट्रांजिएंट ऑसिलेशन नहीं होना है तो इस वैल्यू से जो है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर, यानी कि आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से दिखा सकते हैं, आर लेस देन 1/2 अंडर रूट L/C होगा तो ये अगर ग्रेटर होगा तो यहाँ पे ये इस तरह से ट्रांजिएंट ऑसिलेशन
दिस ऑसिलेशन को। तो हम लोग ऑसिलेशन को डाई आउट होने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाले। दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। और ये आप आगे जाके फिर इसको पढ़ेंगे आप। हाँ, मिटा दो इसको। ट्रांजिएंट ऑसिलेशन समझा दी। ट्रांजिएंट ऑसिलेशन ट्रांजिएंट यानी कि स्टेट टू स्टेट जो है इसका वैल्यू चेंज होना, ये ऑसिलेशन होना, उसी को ट्रांजिएंट ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन और ट्रांजिएंट मतलब हर स्टेट पे हर टाइम पे आप देख रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग ट्रांजिएंट ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन अपने आप में ही ट्रांजिएंट है, वो कभी स्टेडी स्टेट नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, अब ये जो हमारा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था, इस स्टैंडर्ड हमारा आगे जाके आप पढ़ेंगे या आपको मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी देखा होगा। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होता है, सब पढ़ना है, डोंट वरी। ओके, एस स्क्वायर प्लस 2 थीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सोच के हम पल्ला नहीं जा सकते हैं कि आपको आगे पढ़ना है, आपको ये रटना होगा। गॉट इट? रटना होगा। एक ये इक्वेशन जिसमें जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो है, डैम्प आपने मेजरमेंट में भी पढ़ा है। ओके, और ओमेगा एन जो है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसका वैल्यू आपने पहले भी निकाला है और यहाँ भी निकालेंगे। तो ये हमारा जो है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, इसी से इसको कंपेयर करना। ओके, जिसमें ओमेगा एन का वैल्यू आप जब कंपेयर करेंगे, ओके, तो ओमेगा एन जो आएगा वो आपका 1/√LC आएगा। ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं ये चीज। और एक और फार्मूला इसके साथ है, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि ये जो हमारा जो ऑसिलेट कर रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड अगर घटना शुरू हो गया, आपको याद होगा ये मेजरमेंट में भी आपने पढ़ा है, ये जो घट रहा है जिस ऑसिलेशन से, जिस फ्रीक्वेंसी से घट रहा है, आपने पढ़ा है इस चीज को ना? नहीं पढ़ा रही? ये आपका अंडर डैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड, ओवर डैम्ड और ये अनडैम्ड। अनडैम्ड यानी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते रहेगा। ओके, डैम्ड यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो आपका ऑसिलेट करता है डैम्ड में, दैट इज कॉल्ड डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा डी। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन √1 माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो आप कंपेयर करेंगे, ये अभी हम सिर्फ इतना इसलिए जरूरत है कि आपको पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में न्यूमेरिकल आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा 4 नंबर का। गॉट इट? तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपका इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ओमेगा एन पता चल गया, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 1/RC है। 2 जीटा आप निकालना होगा, ओमेगा एन का वैल्यू 1/√LC इक्वल टू 1/RC। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीटा इक्वल टू 2 इधर आ गया आपका, ये ऊपर चला गया, तो 1/2 R √C/, ये आएगा आपका जीटा का वैल्यू 1/2 R। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जीटा का वैल्यू, ओमेगा एन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन 1/√LC √1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 R √C/L का होल, यही है ना? ओके, दिस इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे अब देखिए 1/√LC 1 माइनस ये टूट गया C/4R स्क्वायर, इसको भी अंदर भेज देंगे।
तो 1/LC माइनस ये स्क्वायर रूट में तो अंदर भी स्क्वायर रूट में ही है ना, इंटू C/4R²L, C कैंसिल। ओके, ये हो गया आपका, बन गया है ना। यहाँ पे एक आपका जो है फार्मूला आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या हम फार्मूला ही लिख देते हैं, आप इसको जीटा का वैल्यू और ओमेगा एन का वैल्यू से पुट करिएगा। तो ओमेगा डी जो आएगा आपका √1/LC माइनस 1/4R², इसा उल्टा हो गया LYC, है ना। ये ओमेगा डी, ये आपको एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा। ओके, इस पे न्यूमेरिकल बोलेंगे तभी बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सर हाँ बोलो। सर लास्ट में सर उधर जो सर दो ग्राफ सर बनाया ना सर, वो सर नहीं देख पाए थे सर, वो मोबाइल में सर उसका वीडियो नहीं देख पाए। यहाँ सर ये दोनों सर, यही सर, ये दोनों, हाँ ये दोनों सर, ये बता ये कुछ दीजिए। हम बना रहे हैं ना कि r का वैल्यू आया हमारा r लेस से इक्वल टू 1/2 √LYC। ओके, ये कंडीशन आया हमारा नो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन का, यानी कि ट्रांजिएंट ऑसिलेशन जब नहीं होगा तब ये कंडीशन है। तो ये जो इक्वालिटी है ये क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी कि इस वैल्यू पे से अगर कम होगा तब ऑसिलेशन नहीं होगा, अगर ज्यादा होगा तब ऑसिलेशन होगा। तो ऑसिलेशंस नहीं होना, यानी कि सिंपल हम लोग रिकवर कर लिए आपको ग्राफ को, है ना, वेव को मैं आपको दिखाया था, है ना। आपको याद होगा रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज के पहले मैंने ग्राफ दिखाया था। तो अगर ऑसिलेशंस नहीं हुआ यानी कि आर्क रीस्ट्रैक नहीं करेगा, अगर रिकवर हो गया ओके रीस्ट्रैक किया यानी कि फिर से जो है जो ऑसिलेशंस होते रहेगा, उसके लिए आर जो आप ले रहे हैं रेसिस्टेंस स्विचिंग में, उसका वैल्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं ट्रांजिएंट ऑसिलेशन या ऑसिलेशन नहीं हो। तो ट्रांजिएंट ऑसिलेशन नहीं हो उसके लिए ½ √LYC से रेसिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब कम होगा तभी ट्रांजिएंट ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर इस वैल्यू से जैसे ही ज्यादा होगा यानी कि ऑसिलेशन हो। तो ऑसिलेशंस को हम लोग डाई आउट करने के लिए रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो ½ √LYC से कम होना चाहिए। यस सर, क्लियर? यस सर, क्लियर सर, सिर्फ ग्राफ का क्लियर हो गया सर। ओके थैंक यू। तो मैंने न्यूमेरिकल अभी बता दो या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा? न्यूमेरिकल देख लो, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे दूंगा बनाने के लिए। हाँ न्यूमेरिकल बता ही देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा रेसिस्टेंस स्विचिंग। ये फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल है, बोलता क्या है सिंपल, 132 केवी सर्किट ब्रेकर। ओके 132 केवी सर्किट ब्रेकर है। ओके जिसमें बोलता है क्या, बुशिंग टू द ग्राउंड कैपेसिटेंस, बुशिंग यानी कि आपका इंसुलेटर, बुश टू द ग्राउंड कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैराड, यानी कि सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 माइक्रोफैराड। ओके एंड द ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 5 हेनरी, एल दिया हुआ है 5 हेनरी। ओके अब पूछता है कैलकुलेट द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। आपको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई निकालना है अगर ये ब्रेक कर सकता है, इफ इट ब्रेक्स ए मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर 10 एम्पियर का मैग्नेटाइजिंग करंट को ब्रेक करना है तो उसके लिए जो है वोल्टेज कितना होना चाहिए। ओके तो वोल्टेज कितना होना चाहिए कब, जब I = 10 एम्पियर हो तो। ओके तो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपका एनर्जी है, ओके आप आगे जाके देखेंगे, आप हम लोग के पास दो ही एनर्जी, एक हाफ LI² इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV²। तो इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है और कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका एनर्जी होगा, दोनों आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
ओके, अगर इक्वल होगा तो जो इस करंट को ब्रेक करना उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वोल्टेज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू जो आएगा L/C अंडर रूट आई, सॉरी I अंडर रूट L/C। तो आप I का वैल्यू पुट कर दीजिए, C का वैल्यू पुट कर दीजिए, L का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में।